नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जिससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। जब भी नैतिक विकास सिद्धांत की बात होगी तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे इस बात की उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये कन्फ्यूज़न रहता है इस थ्योरी को लेकर के वो क्लियर हो जाएगा। मुख्य रूप से इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे नैतिक तर्कना की, जो कि ये सब लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताए थे। नैतिक दुविधा वो क्या होती है, हेंज दुविधा जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और इस पर प्रश्न कई बार आता है। साथ के साथ विकास के जो तीन स्तर बताए थे नैतिक विकास के, उस पर चर्चा करेंगे और उसी नैतिक विकास के तीन स्तर के अंतर्गत 6 अवस्थाएं भी आती हैं, उन पर भी हम विस्तृत रूप से चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसके साथ साथ इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस चैनल से जुड़ के आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम करेंगे नैतिक दुविधा से। जैसा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में समझाया था कि नैतिक दुविधा क्या होती है। अक्सर क्या था कि जब कोहलबर्ग इस सिद्धांत को लेकर के बच्चों पर जब स्टडी कर रहे थे तो वो अक्सर क्या करते थे कि बच्चों को पहले नैतिक दुविधा में डालते थे। उसके बाद देखते थे कि बच्चे किस प्रकार से नैतिक तर्कना कर रहे हैं और उसके आधार पे वो तय करते थे कि बच्चा नैतिक विकास के किस स्तर में है। तो इसीलिए उन्होंने नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना, इन सब के बारे में बात की। तो नैतिक दुविधा क्या होती है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप और हम अक्सर जीवन में कई बार किसी न किसी दुविधा में फंस जाते हैं और वो होती है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा का अर्थ ये होता है कि जब आपको निर्णय लेना होता है, और निर्णय क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, आपके जीवन में कई बार ऐसे डिसीजंस आते हैं जब आपको ये तय करना पड़ता है कि मुझे किस ओर जाना है, मुझे इसकी तरफ जाना है या उसकी तरफ जाना है। तो इस प्रकार की कई समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं जब हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सोच नहीं पाते हैं उस चीज़ को। और ऐसी दुविधा को हम बोलते हैं नैतिक दुविधा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम आपका ये आखिरी अटैम्प्ट है और आपके सामने ऐसी परिस्थिति आई कि कोई व्यक्ति आपको दिखा, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आपके सामने नैतिक दुविधा है कि मैं क्या करूं, मैं एग्ज़ाम देने जाऊं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा तो मेरे करियर का सवाल है, या मैं उस व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाऊं क्योंकि जो मेरे वैल्यूज़ हैं और उस व्यक्ति की जो स्थिति है वो मुझे यही कहती है कि इसका अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर नैतिक दुविधा में है वह व्यक्ति और ये सोच नहीं पा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना का अर्थ होता है कि जब भी आप किसी नैतिक दुविधा में फंसते हैं तो उस नैतिक दुविधा से तो आपको निकलना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे, या तो आपको फैसला पक्ष में लेना होगा या विपक्ष में लेना होगा, कुछ एक करना ही पड़ेगा। लेकिन आप उस पक्ष या विपक्ष में जाने से पहले अपने दिमाग में जो भी सोच विचार करेंगे, जो भी तर्क लगाएंगे, जो भी लॉजिक्स लगाएंगे अपने दिमाग में, वही कहलाएगा नैतिक तर्कना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये फैसला लिया है कि मैं परीक्षा ही देने जाऊंगा, उसी पुराने एग्जाम्पल को लें, तो वहाँ पर भी आपने काफ़ी कुछ सोचा होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आई होंगी और अंत में आपने फैसला लिया होगा कि नहीं, मैं एग्ज़ाम ही देने जाऊंगा। या हो सकता है कि आप ये भी फैसला लें कि नहीं, मेरे वैल्यूज़ इससे ज़्यादा बड़े हैं और इसलिए मैं इस व्यक्ति को अस्पताल लेकर के जाऊंगा। दोनों ही परिस्थिति में ये कहना है कि भाई कौन सा फैसला सही है, कौन सा फैसला गलत है, ये सही नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन उसके बावजूद आपको कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है, और वो जो फैसला जिस तर्क के आधार पे आप लेंगे, जो दिमाग में आप सोचेंगे ये करूं वो करूं, अगर ये करूं तो क्यों करूं, उस सब का सब कहलाता है नैतिक तर्कना। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हेन्स दुविधा। अब हेन्स दुविधा अगर हम बात करें तो जैसा मैंने अभी बताया कि कोहलबर्ग क्या करते थे कि बच्चों पे जब वो एक्सपेरिमेंट करते थे ना, तो बच्चों को नैतिक दुविधा में डालते थे। और नैतिक दुविधा कैसी, उनके सामने कहानियाँ या बाकी चीज़ों के माध्यम से कुछ ऐसी परिस्थिति रखते थे और बच्चों से कहते थे कि जो फैसला लिया गया उस व्यक्ति द्वारा या किसी के द्वारा वो कितना सही है, कितना गलत है। फिर बच्चे उस पर सोचते, विचारते, नैतिक तर्कना करते और उसके बाद जो भी वो परिणाम बताते अपना, उसके आधार पर कोहलबर्ग तय करते थे कि भाई बच्चे का जो नैतिक विकास स्तर है वो किस प्रकार का है। उन्हीं दुविधाओं में से एक जो सबसे प्रसिद्ध है वो है हेंज दुविधा। हेंज क्या है? हेंज एक्चुअल में एक व्यक्ति है यूरोप में रहने वाला, और उसकी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि उसकी पत्नी जो है वो बीमार है। उसको एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका
जिसकी दवाई किसी के पास नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो दवा कंपनी चलाता है, उसकी अपनी दुकान भी है, और उस व्यक्ति ने उस दवा की खोज कर ली जिससे कि उस हेंज की पत्नी का इलाज हो सकेगा। अब उस व्यक्ति ने क्या किया है कि उस दवाई की कीमत इतनी अधिक रखी है कि हेंज उसको खरीद नहीं पा रहा है। अब हेंज के सामने परेशानी ये है कि अगर वो दवाई उसको नहीं मिली तो उसकी पत्नी क्या है, मर सकती है, और वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए सारे प्रयास करेगा। तो वो क्या करता है, वो उस व्यक्ति के पास जाता है, उनसे हाथ जोड़ता है, कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे दे दो, लेकिन वो व्यक्ति मना कर देता है। हेंज कई ऑफर रखता है, वो कहता है मैं आधे पैसे दे देता हूँ, आप मुझे दे दो, लेकिन वो नहीं मानता। इसके बावजूद हेंज काफ़ी प्रयास करता है, अपने लोगों आसपास जो भी उसके जानकार होते हैं सबसे पैसे मांगता है, फिर भी वो आधे ही पैसे जुटा पाता है, और उसके बावजूद भी वो व्यक्ति उसको उस दवाई को देने से मना कर देता है। वो कहता है कि या तो पूरे पैसे लाओ तो दवाई ले जाओ। तो ऐसे में हेंज ये तय करता है कि भाई मुझे अपनी पत्नी को बचाना है, तो मैं क्या करूँगा, रात के समय आऊँगा, उसकी दुकान में चोरी करके उस दवाई को ले जाऊँगा और अपनी पत्नी की जान बचाऊँगा। तो ये एक पूरी कहानी, एक पूरी परिस्थिति है। अब कोहलबर्ग जो है बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बताइए हेंज द्वारा लिया गया निर्णय वो कितना सही है, कितना गलत है। तो ये है हेंज दुविधा। बच्चों के सामने दुविधा डाली गई और बच्चों से ही पूछा गया कि हेंज ने जो किया वो सही किया है, गलत किया, और बच्चे तर्कना करके अपने अपने आधार पे, अपने अपने बुद्धि के स्तर पे सबने अलग अलग प्रकार का जवाब दिया। कुछ ने कहा सही किया, कुछ ने कहा गलत किया, और इतना ही नहीं, ये भी तर्क भी पूछे गए कि क्यों, अगर आप ये कह रहे हो सही किया तो क्यों सही किया, चोरी करना गलत बात है ना। इस प्रकार से दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स किए और उनमें से एक था हेंज दुविधा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने आज के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पे, जो है नैतिक विकास का सिद्धांत, और उसमें हम देखेंगे कि मुख्य रूप से क्या था कि कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए थे। परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए स्तर और अवस्था कुछ भी पूछ सकता है। स्तर अगर आपसे पूछा जाएगा तो 3 ही स्तर हैं, और अगर आपसे अवस्थाएं पूछी जाएंगी तो 6 अवस्थाएं हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, इन तीनों के अंतर्गत दो दो अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन तीनों के अंतर्गत दो दो अवस्थाएं आती हैं, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 अवस्थाएं बन जाती हैं। ठीक है, अब हम पहले स्तर के बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम एक एक अवस्थाओं को भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ आपको समझा देता हूँ शुरू में ही, जिससे कि आपको इस पूरे थ्योरी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहली चीज़ है पूर्व परंपरागत स्तर, जो कि 4 से 10 साल होती है। परंपरागत स्तर 10 से 13 साल। उत्तर परंपरागत स्तर 13+ साल। इंग्लिश वर्ड हो सके तो ज़रूर याद करिए, इसको अवॉइड मत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब सवाल आते हैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए हिंदी के दूसरे शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, इंग्लिश में अक्सर वो वही रहते हैं। ठीक है, अब समझिए कि नैतिक विकास की 3 जो स्तर बताए गए हैं वो किस प्रकार से बताए गए हैं, उनका नाम क्यों रखा गया है। ये जो अवस्था है 4 से 10 साल की, ये बच्चे आते हैं पूर्व परंपरागत स्तर में। पूर्व परंपरागत स्तर का मतलब ये है, परंपरागत मतलब यानी कन्वेंशनल, कन्वेंशनल इन द सेंस कि सोसाइटी में जो नैतिक नियम या सामाजिक जो कानून चले आ रहे हैं उससे पहले की अवस्था, मतलब बच्चों को ज्ञान नहीं है। दोबारा समझाता हूँ, पूर्व परंपरागत स्तर का ये अर्थ ये होता है कि बच्चे को अभी ये नहीं पता कि समाज में नियम कानून कैसे हैं। अगर वो पता चल जाएगा तो परंपरागत स्तर में आ जाएगा, लेकिन अभी पता नहीं है तो अभी पूर्व परंपरागत स्तर में है। बच्चे को नहीं पता कि समाज में जो नैतिक नियम कानून होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सही व्यवहार क्या होता है, बच्चे को नहीं पता। अभी क्या है, वो पूर्व परंपरागत स्तर में, यानी कि अगर उसको पता चल जाएगा तो परंपरागत स्तर हो जाएगी, और अगर नहीं पता तो पूर्व परंपरागत स्तर है, और पता चलने के बाद की अवस्था हो जाएगी उत्तर परंपरागत स्तर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको समझ लीजिए, बाकी के सारी चीज़ें आप इसके आधार पे समझ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना कि भाई अगर हमें नदी पार करनी है तो एक बार होता है ना कि भाई रस्सी अगर हम पकड़ ले तो रस्सी के बल पे भी हम पार कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको समझिए। मेन जो मोटी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। पूर्व परंपरागत मतलब बच्चे को अभी नहीं पता, बच्चा अभी इस अवस्था में है, उसको नहीं पता कि भाई समाज में नियम कानून कैसे होते हैं। परंपरागत मतलब उसको पता है कि समाज में नियम कानून कैसे होते हैं, और उत्तर परंपरागत मतलब पता होने के बाद की अवस्था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पूर्व परंपरागत यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें दो जो अवस्थाएं हैं ध्यान रखिएगा, एक है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, इंग्लिश में भी देखिए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, और दूसरा है व्यक्तिगता एवं आदान प्रदान उन्मुक्ता।
यानी कि इंडिविजुअलाइजेशन एंड फेयर एक्सचेंज ओरिएंटेशन। एक एक करके बात करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। शब्द देख के कृपया मत डरिए, बहुत ही आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला हम समझते हैं दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व परंपरागत का मतलब यह है कि बच्चे को अभी इस बात का ज्ञान नहीं है कि समाज में नियम कानून कैसे होते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि बच्चे में नैतिकता इस वक्त शून्य होती है। एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, तो आपको जवाब देना है पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था में नैतिकता बच्चे में शून्य होती है। नैतिकता शून्य होने का अर्थ यह है कि आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे को अक्सर किसी को कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि उनको नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता, है ना, क्योंकि बच्चे में अभी नैतिकता क्या है, शून्य है। जब बच्चा 4 से 10 साल के बीच की अवस्था में आता है तो वो धीरे धीरे नैतिक व्यवहार सीखता है। लेकिन नैतिक व्यवहार जो सीख रहा है वो कैसे सीख रहा है? खुद से नहीं, खुद को तो उसको पता ही नहीं क्या सही क्या गलत है। वो उसको पता चलता है उसके माता पिता से, उसके रिश्तेदारों से, उसके समाज से, उसके टीचर से। जो उसको बताया जाएगा कि ये सही है ये गलत है, उसी को वो सही मानेगा और उसी को वो गलत मानेगा, जो उसको बताया जाएगा। ठीक है, और बच्चा सिर्फ बताने पर नहीं, उसके पीछे का दंड और आज्ञा दोनों को देखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बच्चे को कहा है कि आप ये व्यवहार करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, अगर आपने इस प्रकार से बर्ताव किया तो आपको सज़ा मिलेगी, तो बच्चा क्या है, उस बर्ताव को नहीं करेगा। तो यहाँ पे बच्चे में नैतिक व्यवहार कैसे आया? क्योंकि उसके पीछे दंड था। वहीं आज्ञा पालन कि भाई आपने कह रखा है तो उसको करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कह रखा है कि आपको अपने से बड़ों का पैर छूना है, ये आज्ञा पालन है, तो बच्चा उसको करेगा क्योंकि आपने कहा है। ठीक है, या उसके माता पिता, टीचर, किसी जिसने कहा है उसको, क्योंकि उसको कहा गया है तो वो आज्ञा का पालन करेगा। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से यही होता है कि या तो दंड मिलता है तो दंड से बचने के लिए करता है, या फिर आज्ञा मिली है उसको तो उसका पालन करने के लिए करता है। ठीक है, बच्चे को खुद से नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो जो समाज उसको बता रहा है जैसा, या जो दंड उसको मिल रहा है तो उस दंड से बचने के लिए वो सारी चीज़ें करता है। अगला, व्यक्तिगता एवं आदान प्रदान उन्मुक्ता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फेयर एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ दी जाएगी तो दूसरी चीज़ ली जाएगी। इसमें क्या होता है कि बच्चा मुख्य रूप से आत्म केंद्रित हो जाता है थोड़ा सा। उसको लगता है कि भाई जो नैतिक व्यवहार मैं जैसा कर रहा हूँ, लोग मेरे साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करें। अगर मैं किसी के साथ अच्छा कर रहा हूँ तो लोग मेरे साथ अच्छा भी करें। ठीक है, और अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी उसके साथ बुरा करूँगा। तो ये बच्चे में थोड़ा सा आ जाता है। इसके अलावा फेयर एक्सचेंज मतलब, अगर किसी ने मान के चले एक बच्चे की पेंसिल तोड़ दी, तो वो क्या करेगा, उसकी भी पेंसिल तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा करके मेरा जो बदला है वो पूरा हो गया और मेरे द्वारा किया गया व्यवहार बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो इस अवस्था में है, उसको लगता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं भी उसके साथ बुरा करूँगा, तभी भाई व्यवहार सही होगा मेरा और ये एक तरीके से गलत नहीं है। इसी प्रकार से अगर कोई मेरी मदद कर रहा है तो मैं भी उसकी मदद करूँगा। ठीक है, या अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो वो मेरी भी मदद करेगा। ये अपेक्षा बच्चों को होती है। क्यों? क्योंकि वो इस अवस्था में है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है, अगला है परंपरागत स्तर यानी कि कन्वेंशनल लेवल। अब मैंने क्या कहा था कि इसका अर्थ ये होगा कि इस अवस्था में बच्चे समझ जाते हैं कि नैतिक व्यवहार कैसा होता है, समाज में नियम कानून किस प्रकार से चलते हैं। बच्चे को इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है क्योंकि बच्चा पूर्व परंपरागत स्तर में ये सारी चीज़ें सीख चुका है। अब परंपरागत स्तर में क्या है कि उसका बस उसको पालन करना, उसको पता है कि भाई सही क्या है गलत क्या है। अब उसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा अपने आप ही व्यवहार करता है क्योंकि उसको पता है सही क्या है गलत क्या है, वो सीख चुका है। इसमें भी दो अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है अंतर व्यक्तिक संबंध उन्मुक्ता, जिसका दूसरा नाम अच्छा लड़का अच्छा लड़की है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है कानून और सामाजिक व्यवस्था उन्मुक्ता, जिसका नाम है लॉ एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंतर व्यक्तिक संबंध उन्मुक्ता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि गुड बॉय नाइस गर्ल वाली स्टेज भी इसको कहते हैं। ये नाम याद रख लीजिएगा, इन पे क्वेश्चंस आते हैं कई बार। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि बच्चे को पता है कि सामाजिक व्यवहार किस प्रकार से करना है, नैतिक व्यवहार किस प्रकार से करना है, क्योंकि बच्चा सीख चुका है। अब वो क्या करता है, अब वो नैतिक व्यवहार करना शुरू कर देता है जो कुछ भी उसने सीखा है। क्योंकि अभी इस स्टेज में क्या होता है कि जो उसके क्लोज रिलेशंस होते हैं, इंटरपर्सनल मतलब जिसका उसके साथ इंटरेक्शन है, चाहे उसके माता पिता हो गए, वो पेरेंट्स हो गए, या फिर उसकी टीचर हो गई, या उसके दोस्त हो गए, ठीक है, या उसके रिश्तेदार हो गए, उन सब के सामने
वो एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने का प्रयास करता है। वो कैसे बनने का प्रयास करता है? जो उसको बताया गया है उसके अनुरूप वो कार्य करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर आपने बच्चों के बाद पहले से ही बता दिया कि आपको सुबह जल्दी उठना है, तो बच्चा इस अवस्था में आने के बाद सुबह जल्दी उठेगा, क्योंकि उसको अपने माता पिता के सामने एक अच्छा बच्चा बनना है। अगर टीचर ने क्या रखा है कि आपको होमवर्क डेली करके लाना है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, पेरेंट्स ने क्या रखा है कि भाई एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं और डेली तुम्हें उठ के सुबह पढ़ना है, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा? उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे में गुड बॉय नाइस गर्ल बनने की स्टेज है, और ये सिर्फ उसके जो क्लोज रिलेशंस होते हैं उन्हीं तक अभी वो उन पर ध्यान देता है कि भाई मुझे अपने मम्मी पापा, अपने टीचर, अपने दोस्तों में सबसे अच्छा बनना है, ठीक है, अपने रिश्तेदारों में अच्छा बनना है। तो ये बच्चा सोचता है इस अवस्था में। ठीक है, अगला है लॉ एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब जो बच्चे की इच्छा है कि भाई मैं अच्छा बनूं, ये सिर्फ अब उसके परिवार तक सीमित नहीं होती है, अब वो समाज को भी ध्यान में रखता है। वो सोचता है कि समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको हमें मानना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए आप देखेंगे फॉलो द रूल्स, कि अगर रेड लाइट हो रखी है तो बच्चा गाड़ी बच्चा रेड लाइट पर रुकेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कहता है कि भाई हाँ, सोशल ऑर्डर जो बनाए गए हैं, जो लॉ बनाए गए हैं, वो हमें मानना चाहिए। सही है गलत है वो उस पर विचार करता ही नहीं है, क्योंकि समाज में ये नियम बनाया गया तो हमें उसको मानना चाहिए। फॉलो द रूल्स, ये होता है इस स्टेज में। चलिए अगला, अब क्या होता है उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें होता है कि बच्चे को नियम कानून सारे पता होते हैं। यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाता है, अपना लॉजिक लगाता है, सही गलत की पहचान खुद से करने की कोशिश करता है। और इसमें भी दो अवस्थाएं होती हैं, पहला होता है सामाजिक अनुबंध तथा व्यक्तिगत अधिकार उन्मुक्ता, और दूसरा होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता। एक एक करके बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि बच्चे को नैतिक व्यवहार अब पता है क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ पता होता है। उसको ये समझ में होती है कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो सब एक सामाजिक अनुबंध है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बस, मतलब हमारे समाज के लिए बनाए गए हैं। और उसको कहता है कि ठीक है मानना चाहिए, क्योंकि वो समाज के को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए, इसलिए उसको मानना चाहिए। लेकिन वो साथ के साथ व्यक्तिगत अधिकार उन्मुक्ता, इंडिविजुअल राइट्स की भी बात करता है। अगर कोई सामाजिक नियम, कोई सामाजिक कानून किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं या उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या कहेगा कि भाई ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मान के ऐसे चलते हैं कि मान के चलिए कि कोई नियम कानून पास किया गया जिसको समाज के लिए माना गया कि भाई ज़रूरी है, देश हित के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर वो किसी एक व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वहाँ पर क्या है कि वो उसका विरोध भी करेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान के चलिए गाड़ी से जा रहा है और उसको पता है कि रेड लाइट पे रुकना है तो रुक जाएगा, लेकिन देखता है कि भाई सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस रेड लाइट को जंप करके तुरंत उसके पास जाएगा उसको बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो इंडिविजुअल राइट्स की भी बात कर रहा है। चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें नैतिकता का उच्चतम स्तर माना जाता है इसको, और बहुत ही कम लोगों में, बच्चों में ये आ पाती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्योंकि हमने देखा ना कि सभी को पता होता है कि सभी सामाजिक नियम कानून क्या होते हैं, लेकिन साथ के साथ वो अपना भी थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं कि भाई ये सही भी है या नहीं, गलत भी है या नहीं, और दूसरे के अधिकारों के लिए भी लड़ते हैं। और ये इस सीमा तक चले जाते हैं कि कई बार ये खुद को भी खतरे में डाल देते हैं, है ना। मतलब दूसरों के अधिकारों के लिए, दूसरों के न्याय के लिए ये इतना आगे आ बढ़ते हैं कि कई बार इनको अपने जीवन का भी खतरा हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी हैं या भगत सिंह हैं, तो हम इनका एग्जांपल लें तो देखिए ये महात्मा गांधी के जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। महात्मा गांधी ने क्या किया कि देश के लिए, देश के लोगों के लिए कई बार उन्होंने अनशन किया, आमरण अनशन तक किया, जेल गए, लाठियाँ खाई। तो ये सब क्यों किया? क्यों? क्योंकि वो नैतिक विकास के उस स्तर पर थे जहाँ पे वो दूसरे लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनके लिए अपने जीवन तक को दांव पे लगाया। इसी प्रकार से भगत सिंह ने जिस प्रकार से देश के लिए लड़ाई लड़ी, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और उनको अपने जीवन का डर भी नहीं था कि भाई मुझे कुछ हो जाएगा। उनको चिंता किसकी थी? देश की थी, देश के लोगों की थी। तो उनके अधिकारों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अपने जीवन का बलिदान तक दे दिया। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमें दिखाते हैं कि भाई ये
नैतिकता के उच्चतम स्तर पे चले गए, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे कोहलबर्ग ने मुख्य रूप से 3 स्तर और 6 जो अवस्थाएं हैं वो नैतिक विकास सिद्धांत की बताई हैं, और आपको सारी चीज़ समझ भी आ गई होंगी। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।